नमस्कार दोस्तों। और क्या हाल है? तो 2022 वाला एग्ज़ाम आप सबका कैसा गया? आशा करता हूँ बढ़िया होगा। और आज मैं जिस वीडियो के बारे में बात करने वाला हूँ वो किसी एग्ज़ाम में आपको हेल्प नहीं करेगा। ये वीडियो एक्चुअली बेस्ड है एग्ज़ाम के बाद का जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर। ये जो टॉपिक है ये मेरे दिल का काफ़ी करीब है, क्योंकि ये काफ़ी एक सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत कम इस टॉपिक के बारे में मैंने वीडियो देखा है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में। शायद ही कोई किसी और ने बनाया होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पोस्ट प्रिपरेशन और पोस्ट क्वालिफाइंग ऑफ एग्ज़ाम में आता है। वो जो फेज़ होता है उसमें आता है, जिसमें जो नए बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स है, नया जॉब ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, उनको फेस करना पड़ता है, उनको उसका सामना करना पड़ता है। और अपना जो सपना है, हम सभी का अपना अपना आँखों में बहुत सारे सपने होते हैं, दिल में बहुत ज़्यादा जज़्बात होता है और बहुत कुछ जो हम लोग देखते हैं ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट में, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स में, अपना जो एक अलग सा जो वर्चुअल वर्ल्ड है, उसमें अक्सर हम देख पाते हैं जो अक्सर बाकी लोग दिखाना चाहते हैं हम लोगों को तरह-तरह के मकसद से, चाहे वो फाइनेंशियल रीज़न हो, चाहे उनका बिज़नेस का रीज़न हो, जो भी हो। तो अक्सर वो सब हम देखते हैं और मन ही मन बहुत कुछ सपने सजाए बैठे रहते हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। और क्या सच में सब कुछ फुलफ़िल हो पाता है? सब कुछ रियल में वही है जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं? सरकारी नौकरी ऐसा है, सरकारी नौकरी में ये होता है, वो होता है। कितना रियलिटी है इसमें? और जब एक लड़का या लड़की, मेल या फीमेल, एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद जब वो जॉइन करने जाती है या जाता है, तो उसको किस-किस चीज़ का सामना करना पड़ता है और कैसे उसका सामना करें? क्या-क्या हम लोगों को माइंड में रखना चाहिए? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या-क्या है? तो इसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, अक्सर ये चीज़ होता है कि अगर एडवांस में हम लोगों को कुछ पॉइंट्स के बारे में पता होता है, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है उस सिचुएशन को डील करने में। मेरा मकसद इस वीडियो बनाने का यही है कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे जो फ्रेंड्स हैं या मेरे जान पहचान का जो भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मेरे साथ उन्होंने शेयर किया है, उसका जो भी लॉजिकल पार्ट है, जो भी प्रॉपर आप लोगों को बताना चाहिए, तो वो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि आप लोगों को डिमोटिवेट करना चाहता हूँ या डराना चाहता हूँ। वैसा कुछ है भी नहीं वीडियो में, आप आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा। बहुत ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पसंद करता हूँ, चाहे वो मेरी ज़िंदगी हो या मेरा यूट्यूब का वीडियो बनाना हो। आप लोगों में से जिन्होंने मेरा अब तक का यूट्यूब का सफ़र देखा होगा उनको पता पता है या शायद आप लोगों को समझ में आता भी है ये चीज़ कि मैं थोड़ा अलग टाइप से मैं वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। टॉपिक्स में थोड़ा डिफरेंट टाइप का चूज़ करता हूँ। जो नॉर्मल टॉपिक में बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, उसके ऊपर वीडियो बना के मैं टाइम वेस्ट मेरा और आपका दोनों का ही नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है? तो इसी शब्द के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो में और पता करते हैं कि सच में क्या होता है, क्या है रियलिटी। जो भी हम देखते हैं, जो दुनिया हमें दिखाता है सोशल नेटवर्किंग साइट में और वर्चुअल वर्ल्ड में, जो हमको समझाया जाता है सरकारी नौकरी में ये है, वो है, जो हम पिक्चर्स देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, एक्चुअल हकीकत में क्या होता है जब हम जॉइनिंग करने जाते हैं, जॉइन करने जाते हैं, नया एक ऑफ़िस में, नए कॉलीग्स के साथ जब हम काम करने शुरू करते हैं, काम करने में लगते हैं, तो उसमें हम लोगों को किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या एवरीथिंग इज़ रियली अ केक वॉक? व्हाट इज़ द रियलिटी? चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, एग्ज़ाम को क्रैक करना, उसके बाद फाइनल लिस्ट में नाम लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा महाभारत है। उसके बाद आपका जो फ़ॉर्मेलिटीज़ होता है जॉइनिंग का, उन दोनों के बीच में जो टाइम गैप होता है, कभी 2 महीने का होता है, कभी 3 महीने का होता है।
कभी कभी कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में 6 महीने से 1 साल भी लगा हुआ है। बहुत बंदे हैं ऐसे। ये जो टाइम पीरियड होता है, ये ऐसा होता है कि मौत के कुएं में आपको लटका के रखा हुआ है। उस टाइप का हाल होता है। ना आप इधर का रहते हो, ना आप उधर का रहते हो। अब ये जो सिचुएशन है, इसमें आप रिलेटिव्स और आपके मोहल्ले वाले को पता लग जाता है कि आपका नौकरी लग गया है, लेकिन आपको खुद ही ये नहीं पता है कि आप नौकरी कब जाने वाले हो, वो आपका ज्वाइनिंग कब होने वाला है और सच में क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूशन होता रहता है। ये सब एक एस्पिरेंट्स को झेलना पड़ता है ऑन डे टू डे बेसिस, जिसके बारे में ना कोई बात करता है, ना कोई हेल्प कर सकता है। इस सिचुएशन में हम लोग ना सो सकते हैं चैन से, ना जग सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में, जब आपका एक चिट्ठी घर में आता है या ऑनलाइन वेबसाइट में आपके डिपार्टमेंट का नया नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें ऐसा लगता है कि रात ख़त्म हो गई और सवेरा आ गया। लेकिन सच्चाई ये है, जो आप भूल जाते हो उस समय, खुशी के पल में हम सबसे अक्सर ये गलतियाँ होती है। और वो गलती ये है कि कुछ रात होते हैं जिस रात का कोई सवेरा नहीं होता। तो ऐसा ही एक रात के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 में। तो गाइस, जो आपका फॉर्मेलिटीज़ होता है, उसमें आप सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, सारे डिटेल्स, फ़ोटोज़, मार्कशीट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार क्रॉस चेक करके आप जाते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में फिर से और एक बार होता है। एटलीस्ट मैंने जितना डिपार्टमेंट के बारे में मेरे पास नॉलेज है, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, इनकम टैक्स, कैग, मेजर जो डिपार्टमेंट्स है, फिर से आपका वेरिफिकेशन वहाँ पे भी होगा। ऑफिस में ले लिया जाता है डॉक्यूमेंट्स, उनको रखा जाता है। वहाँ पे आपको तरह तरह का फॉर्म पकड़ाया जाएगा। जो फॉर्म में आपको एक एक दिन भर उसको फिलअप करना है, भरना है, आपका फैमिली डिटेल्स डालना है, जीपीएफ का अकाउंट, एनपीएस का अकाउंट, सीजीएचएस का अकाउंट, हर तरफ अकाउंट ही अकाउंट, नया नया खाता खोलना होता है। सर्विस बुक बनता है, उसमें सारे डिटेल्स फिल किया जाता है। और ये सब तो होता है ज्वाइनिंग के बाद। लेकिन ज्वाइनिंग से पहले जो एक मेजर चीज़ करना होता है, वो होता है मेडिकल। मेडिकल के बारे में एक अलग सा वीडियो पूरा बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें इतने सारे डिटेल्स है, इतना कुछ उसमें बताने लायक है कि उसका एक फुल फ्लेज्ड सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। और मेरा मेडिकल का एक्सपीरियंस जो काफ़ी यूनिक था, अलग था, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। आपका मेडिकल हो गया है। सपोज़ मेडिकली आप फिट हो, ग्रीन सिग्नल आपको मिल गया, ज्वाइनिंग के लिए आप ऑफिस भागे। वहाँ पे आपने अपना जो पॉजिटिव, जो मेडिकली फिट रिपोर्ट आपने सबमिट किया। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपका सर्विस बुक बनेगा और आप उस तारीख से ज्वाइन कर जाओगे। तो दोस्तों, ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है? ये पहाड़ समान कुछ होता नहीं है, बहुत सिंपल एक चीज़ है। खाते में आपका नाम का खाता खुल जाता है, मतलब आपका ज्वाइनिंग हो गया। अब क्या? अब जो होता है, ऐसा नहीं कि आप जगह जगह में अपने ऑफिस के फोटोशूट करने लगते हो, बढ़िया बढ़िया वीडियोस डालने लगते हो, वीडियोस बनाते हो, शूट करने लगते हो। ना ही वहाँ कोई आपका पर्सनल फोटोग्राफर है, ना ही कोई आपका वहाँ पे इतना सुंदर फ्लैग से सजा हुआ ऑफिस है। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, हम लोग जो देखते हैं वो नहीं हो पाता है, क्योंकि दिल्ली का जो ऑफिस है या मिनिस्ट्री होता है डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है, कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया होता है, रौनक बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू दैट। जो वाई सिटी या जेड सिटी में हम लोग उसका यूनिट में जाते हैं या सबऑर्डिनेट ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, जो कि छोटा सा यूनिट है एक उस डिपार्टमेंट के अंडर। वहाँ पे हम लोगों का जो आशा होता है उसको एक धक्का तो लगता ही है, क्योंकि वो ऑफिस
बहुत ज़्यादा मामूली दिखने में होता है, साधारण होता है। और अभी भी हमारे देश के कोने कोने में ऐसे बहुत सारे ऑफिस है जिसका बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया है और मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पा रहा है। अभी भी जहाँ पे पुराना वाला वुडन चेयर और टेबल से काम होता है, जो हमें अक्सर पोस्ट ऑफिस वगैरह में देखने को मिलता है, इस टाइप का भी ऑफिस देश की बहुत जगह में अभी भी है। वहाँ पे भी वैकेंसी होती है, वहाँ पे स्टाफ ज़रूरी होता है और वहाँ पे जाके आपको ज्वाइन करना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि सेटिंग्स जो हम लोग विजुअलाइज करते हैं फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टा देख के या अपने सराउंडिंग्स देख के, हमेशा वैसा नहीं होता है। हाँ, सरकारी नौकरी में आपने ज्वाइन तो किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस हर जगह 5 स्टार होटल जैसा नहीं होता है। न ही हर जगह डेवलपमेंट इतना फास्ट हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर मैं बताऊंगा कि फ़ंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी फ़ंड सब कुछ नहीं होता है। हर ऑफिस के पास सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी फ़ंड देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको यूटिलाइज़ करना अपने आप में पानीपत का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध से कम नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप जैसे जैसे नौकरी करोगे आपको पता चलेगा। फ़ंड का यूटिलाइजेशन करना आपके समय का यूटिलाइजेशन करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी फंड की बात से दोस्तों आ जाता हूँ मैं अपना दूसरे पॉइंट में। वो ये है कि ज्वाइनिंग तो आपका हो गया। ज्वाइन करने का मतलब है सरकारी नौकरी में आप सेटल हो गए और उस इसके बाद उस दिन से आपका सैलरी बनना स्टार्ट हो गया। सैलरी बनना स्टार्ट होना और सैलरी मिलना, इन दोनों में थोड़ा अंतर तो है ही। जैसे मेरे बोलने के शब्द में भी अंतर है, वैसे आपका बैंक बैलेंस और आपका ज्वाइनिंग, इन दोनों में भी बहुत काफ़ी अंतर है। क्योंकि सैलरी बनना तो स्टार्ट होगा, लेकिन वो सैलरी मिलने के लिए आपका पे फिक्सेशन करना पड़ेगा। पे फिक्सेशन एक प्रोसेस होता है जो आपके ऑफिस में आपके क्लर्क करेंगे। जो एलडीसी है, लोअर डिवीज़न क्लर्क, या जो यूडीसी है, अपर डिवीज़न क्लर्क, वो बनाएंगे। वो उनको पे फिक्स करना है। आपका ऑफिस में एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच होगा, वहाँ पे जाके आपको संपर्क करना है। वहाँ पे आपको देखना है आपका फाइल टाइमली पहुँचना चाहिए। जिस दिन आप ज्वाइन करते हो उस दिन से आपका ज्वाइनिंग डेट बिठेगा और तब से आपका सैलरी बनना स्टार्ट होगा। आपका पे फिक्सेशन करना पड़ेगा उन लोगों को। मेरे केस में हुआ था, मेरा जो पे फिक्सेशन करने वाले थे वो छुट्टी में थे। तो जनरली क्या होता है, कोई अगर छुट्टी में जाता है तो उनका चार्ज किसी और को दिया जाता है। तो आपको चेक करना है कि चार्ज किसके पास है। अगर वो कंसर्न्ड क्लर्क he is on leave, he or she is on leave, then you have to look for the substitute clerk जो उनका काम उस टाइम में देख रहे हैं। उनको आपको कांटेक्ट करना है, बताना है। और वैसे तो ये काम बिना बताए ही हो जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका ऑफिस का सेटिंग्स कैसा है, वहाँ पे फाइल किस स्पीड से मूव करता है, आपके बैच में कितने लोग हैं, या आप अकेले कैंडिडेट ज्वाइन किए हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में मैं इस वीडियो के बाद में मैं बताऊँगा। तो पे फिक्सेशन आपका इंश्योर करना है। अगर पे फिक्सेशन आप महीने के बीच में ज्वाइन करते हो तो आधा महीने का भी सैलरी बनता है। अक्सर क्या होता है कि जो ऑफिस में काम होता है, वहाँ पे कुछ स्टाफ ऐसे होते हैं, वो एक दूसरे नीति में विश्वास करते हैं। तो उस नीति के मुताबिक वो आपको बोल सकते हैं या गुमराह कर सकते हैं कि आधा महीने का सैलरी नहीं होता है, नहीं बनता है, ऐसा सिस्टम नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों, सिस्टम खुद से नहीं चलता है, सिस्टम को चलाना पड़ता है। तो जैसे कि 10-15 दिन का भी सैलरी बनता है तो आधा महीना का तो बनेगा ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन एक जो चीज़ है, पे एंड अकाउंट ऑफिस आपका कौन सा है वो देखना है। डिपार्टमेंट्स का अलग अलग हो सकता है। पे एंड अकाउंट ऑफिस वो कितना दूर है, उसको कांटेक्ट कैसे होता है, क्योंकि अप्रूवल वहाँ से आता है। और आपके ऑफिस में आपका सीनियर ऑफिसर सब प्रेजेंट है कि नहीं, बहुत सारे चीज़ है जिसका ऊपर आपका डिपेंड करता है टाइमली सैलरी बनना। नए कोई लड़का अगर ज्वाइन करता है, वो एक दूसरी शहर से जाता है, बहुत दूर से, बहुत कुछ सोच के, माँ बाप अपना सपना लेके वो जाता है। लेकिन उसके बाद वहाँ डिपार्टमेंट में क्या होता है दोस्तों, ये सिर्फ वही जानता है।
तो वहाँ पे आपको बैक करने के लिए कोई नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया में हम अकेला आते हैं और ये जो सफ़र है हम अकेला तय करते हैं, ये जो स्ट्रगल है हम अकेला फेस करते हैं। और नौकरी जो है आप अकेला ही करोगे, सैलरी भी आपको अकेला ही मिलेगी। तो इसलिए सैलरी को फिक्स करना और सिचुएशन का हल ढूंढना ये भी आपका अकेला का ही काम है। तो इसी में अकेलेपन में ही आ जाता है तीसरे पॉइंट में, जो कि है स्टाफ का व्यवहार। अब आपका जो कंसर्न वहाँ पे कॉलीग्स है, वहाँ पे आपको एज ग्रुप देखना है, किस टाइप का एज ग्रुप है, मैक्सिमम एजेड है या यंग है। अगर यंग ज़्यादातर है तो इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात है नहीं, क्योंकि यंग जो लोग होते हैं वो हेल्पफुल काफ़ी होते हैं ज़्यादा, और यंग जो लोग होते हैं वो पेचीले भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऑफिस में जो कॉलीग्स होते हैं हर समय वो बहुत अच्छे दोस्त नहीं बन पाते। ये किस्मत की बात है, टाइम टाइम की बात है कि मुझे कुछ अच्छे दोस्त मिल गए थे, शायद आपको भी मिल जाए, मैं दुआ करूँगा। लेकिन इंसान का परख करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर अभी तक आपको पता नहीं है तो जैसे आप नया जॉब ज्वाइन कर रहे हो, दिस इज़ हाई टाइम आप वो पता कर लो, आप वो सीख लो। नहीं तो ज़िंदगी जो है पहले आपको दर्द देगी, उसके बाद आपको सिखाएगी। ये उसका टेक्निक है। तो प्रैक्टिकल पहले होगा, थ्योरी आपको समझ में बाद में आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो चीज़ आपको इंश्योर करना है वो ये है कि नए ऑफिस में पहले जिस भी आदमी के साथ, जिस भी अफसर के साथ आप डील कर रहे हो, या चाहे वो आपका सीनियर हो, आपका सबॉर्डिनेट हो, उसको पेशेंटली डील करो। और वो अगर गुस्सा भी करे या आपको रूड तरीके से कोई बात भी करे, आप उनको अच्छे से समझाओ, पेशेंस रखो और अपना सिचुएशन जो है बहुत सॉफ्टली उनको समझाओ और पॉजिटिव रहो। ऑफिस में अगर आपका बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग स्टाफ है, एजेड स्टाफ है, तो शायद ऑफिस में आपका जो फाइल वर्क का काम है या जो स्पीड है वो स्लो हो सकता है, क्योंकि कुछ वाई सिटी या जेड सिटी में छोटे छोटे ऐसे ऑफिस होते हैं जहाँ पे रिटायर होने वाले स्टाफ बहुत ज़्यादा होते हैं, जो 2-3 साल में या 5 साल में रिटायर होने वाले हैं। तो ऐसे स्टाफ का सिचुएशन कुछ ऐसा होता है जो ना तो नया कुछ सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं और ना ही वो ये मानेंगे कि उनको अभी सीखने का ज़रूरत है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। लेकिन नई टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन सिस्टम समझने में कठिनाइयाँ आती है, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अभी ऑफिस का जो सिस्टम है धीरे धीरे फाइल वर्क से, पेपर वर्क से मूव कर रहा है कंप्यूटर में, ऑनलाइन वर्क में। और ऑनलाइन वर्क में थोड़ा जो एजेड स्टाफ है, जो थोड़ा सीनियर स्टाफ है, वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप उनका हाथ बटाते हो, आप उनको हेल्प करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव मैसेज जाता है उनके पास, और वो आपकी तरफ काफ़ी सीरियसनेस के साथ आपका इशू देखते हैं और रिजॉल्व करते हैं, और भाईचारा भी बढ़ता है आपस में। ऑफिस में एक ब्रदरहुड, एक ट्रैंक्विलिटी, एक पॉजिटिव गुड एटमॉस्फेयर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर ऑफिस में देखा जाता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, सिर्फ ऑफिस में नहीं, बाहरी दुनिया में या हर जगह बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलता है। वहाँ पे उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है या आपको ओवरवेल्म नहीं हो जाना है, उसको ओवरकम करना है और उसको उसके पार देखना है। देखिए, आपको हमेशा ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में ही आप जीत जाओगे, सब कुछ आपका स्मूथली हो जाएगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और बार बार हार के एग्ज़ाम क्रैक करके नौकरी लेने वाले को एसएससी एस्पिरेंट्स कहते हैं। आपने शायद रॉकी का मूवी देखा होगा, सिल्वेस्टर स्टैलोन का मूवी है, उसमें जो अहम किरदार है रॉकी बल्बोआ का, वो एक बॉक्सर है। तो मूवी में कुछ जगह वो एक डायलॉग देते हैं जिसका मतलब ये है कि
जितना भी युद्ध होता है, फाइट होता है, ज़िंदगी होती है, उसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अपने ओपोनेंट को, अपने एनिमी को या दूसरे को कितना ज़्यादा आप मुक्का मारते हो। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप कितना मुक्का खुद हजम कर सकते हो और उसके बाद भी आप लड़ाई जारी रख सकते हो। कितना मुक्का खाने के बाद भी, गिरने के बाद भी आप बार बार उठ सकते हो और अपना जो है संघर्ष कंटिन्यू रखते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, ये अहम है और यही आपको आगे लेके जाता है। तो दोस्तों, इस मुक्के के साथ ही मैं आ जाता हूँ अपना चौथा पॉइंट में। वो आपका अपॉइंटमेंट है। जैसे आपका जॉइनिंग कंप्लीट हो जाता है, आपको एक ऑफिसर के साथ अपॉइंट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेनोग्राफर सीनियर ऑफिसर्स के साथ अटैच होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह यही होगा, लेकिन मैंने बोला है मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। बात को समझिए और हर एक चीज़ अच्छे से सुनिए। अगर आपका सीनियर ऑफिसर के साथ अटैचमेंट नहीं होता है, जो कि आप स्टेनोग्राफर हो, आपका जॉब है सीनियर ऑफिसर को अटैच करना, उनका पीए बनना, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे सीनियर ऑफिसर हो सकता है, कुछ छोटे ऑफिसर्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स होते तो है, लेकिन उनके साथ ऑलरेडी कोई अटैच हुआ होता है, या वहाँ पे फ़िलहाल वो सीनियर ऑफिसर का पोस्ट खाली होता है, या तो वो रेपुटेशन में कोई आया रहता है या कॉन्ट्रेक्चुअल में कोई रहता है, और शायद वहाँ पे रेगुलर कोई स्टाफ या ऑफिशियल नहीं है। कुछ भी हो सकता है सिचुएशन। तो कोई भी कारण की वजह से आपको अटैच नहीं किया जाता है, तो आपको कोई क्लरिकल वर्क दिया जाएगा, फाइल वर्क दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर्स आर, इफ नॉट पीए, दे मेक एग्जाम्पलरी क्लर्क्स। आपको मैं ये बात बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से मैं समझा देना चाहता हूँ। वो ये है कि हमेशा आपका जो जॉब प्रोफाइल है, ज़रूरी नहीं कि आप डिक्टेशन आपको मिले, ज़रूरी नहीं कि सेक्रेटरियल वर्क आपको मिले, ज़रूरी नहीं कि आपको टूर प्लान करना पड़े, ज़रूरी नहीं कि आपको कोई आईएएस, आईपीएस या बड़े से बड़े साइंटिस्ट या वैसा कोई अधिकारी के साथ आपका अटैचमेंट हो, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस बने। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको नॉर्मल ऑफिस वर्क दिया जाता है, डेस्क वर्क दिया जाता है, वहाँ पे आपको फाइल मेंटेन करना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, नोट शीट लिखना होता है, फाइल को इनिशिएट करना होता है, उसके बाद जो प्रोसेस है वो करना होता है। कुछ केसेस में आपको बजट बनाना होता है, कुछ केसेस में आपको अकाउंट्स वाला वर्क देखना होता है, कुछ केसेस में आपको एलटीसी बनानी होती है, कुछ केसेस में आपको जिम का खरीदारी भी करना पड़ सकता है। जैसा अथॉरिटी डिज़ायर करता है वैसा आपको काम करना पड़ेगा। ये चीज़ आपका हर जगह लिखा रहता है। अथॉरिटी डिसाइड करता है कि आप क्या करोगे। आपका जो जॉब है नॉर्मल, उस टाइम में अगर उसका ज़रूरत उस ऑफिस में नहीं होता है, तो स्टेनोग्राफर्स को दूसरे क्लरिकल वर्क में लगाया जाता है। वो वर्क जो असिस्टेंट का होता है, वो वर्क जो यूडीसी का होता है, और वो वर्क जो एलडीसी का होता है, इसमें से कोई भी काम आप कर सकते हो। लेकिन आपका जो कैडर है वो आपको याद रखना है, वो सीनियर कैडर है, वो एलडीसी से सीनियर होता है। और बाकी जो आपका लेवल है, वो अगर आप लेवल 4 में हो, ग्रेड डी हो, तो आप यूडीसी के कैडर के साथ इक्वल हो सीनियरिटी में। अगर आप लेवल 6 में हो तो आप असिस्टेंट के साथ इक्वल हो सीनियरिटी में। और अगर आप लेवल 7 हो तो आप उससे भी ज़्यादा एक रैंक अप हो। तो इंस्पेक्टर से भी एक रैंक अप होते हो आप, अगर लेवल 7 है, 4600 ग्रेड पे है तो। कुछ डिपार्टमेंट में तो 4600 को गेजेटेड भी माना जाता है, और कुछ डिपार्टमेंट के 4800 को गेजेटेड माना जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अपने इम्पोर्टेंस को समझें, आप अपने लेवल को समझें और उस हिसाब से सिचुएशन के साथ डील करें। तो सिचुएशन की बात से मैं आ जाता हूँ पॉइंट नंबर 7 में, जहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आपका जूनियर स्टाफ या आपका सबॉर्डिनेट स्टाफ आपके पोस्ट को, आपके कैडर को नहीं समझ पाते हैं, और वो आपसे कोई ऐसा काम करने के लिए बोलते हैं जो काम आपके लायक है नहीं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो देखिए, अक्सर क्या होता है, जो प्रॉपर हेडक्वार्टर्स होते हैं या मिनिस्ट्री होता है, वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ छोटा ऑफिस भी होता है, जहाँ पे जो स्टाफ होते हैं
उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। और स्टेनोग्राफर, सिर्फ स्टेनोग्राफर ही नहीं, कोई भी स्टाफ अगर बेला बैठा होता है, खाली बैठा रहता है, तो कुछ ऑफिशियल को वो बात हजम नहीं होती है, तो वो उनको शायद कुछ कमेंट कर सकता है या कुछ काम करने के लिए बोल सकता है, जो काम एक ग्रुप डी एम्प्लॉय का है, एक कोई भी पियोन का है, तो वो काम आपको करने के लिए वो बोल सकते हैं। तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती से नहीं पेश आना है, डायरेक्ट सीधा मना नहीं करना है। आपको उनको ये चीज़ बताना है कि आप उनके जो वहाँ पे एमटीएस भाई है, या जो वहाँ पे पियोन जी है, उनको आप बोल देते हैं, उनको आप बोल देंगे ये काम करने के लिए, और उनसे आप संपर्क करेंगे। ऐसा आप उनको बोलिए, तो उनको ये चीज़ हो सकता है कि समझ में आए कि आपका लेवल का काम वो नहीं है। अगर इसमें भी उनको समझ में नहीं आता है, तो आप नम्रता के साथ अच्छे से आप उनको बोलिए, समझाइए कि सर देखिए, मैं ये इस काम की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैं एक स्टेनोग्राफर हूँ, पीए हूँ। मेरा काम और डेस्क जॉब है, ऑफिशियल वर्क मैं करने के लिए आया हूँ, और मेरा पोस्ट लेवल 4 का है। तो ऐसा काम मैंने कभी किया नहीं है, और मुझे इस बारे में पता नहीं है, ना ही मैं इस काम के उसमें मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने ये एग्ज़ाम इसीलिए दिया था क्योंकि मैं पेपर वर्क कर सकूँ, मैं टेबल वर्क कर सकूँ, मैं डिक्टेशन ले सकूँ, और सीनियर ऑफिसर के साथ मैं पीए का काम कर सकूँ। इसीलिए मैंने ये एग्ज़ाम निकाला था। लेकिन सर जो आप बोल रहे हो, इसके लिए मैं ज़रूर कोई पियोन या कोई एमटीएस को मैं ढूंढता हूँ, उनको मैं बता दूंगा ये चीज़ करने के लिए। तो ऐसा करके आप बोलो, और मुझे लगता है कि कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग ऑफिशियल या ऑफिसर, उनको ये चीज़ समझ में आएगा कि वो जो आपको समझ रहा है वो आप हो नहीं, और ये आपको प्यार से, माइल्ड तरीके से उनको समझा देना है कि आप जो है यहाँ पे कोई ऐसे वैसे नहीं आए हो, या किसी के दया की वजह से नहीं आए हो। आप यहाँ एग्ज़ाम देके, क्वालिफाई करके, कंपटीशन करके, ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम क्रैक करके आप आए हो, और आपके अंदर काबिलियत है, तभी आप इसमें सिलेक्टेड हुए हो। तो ये चीज़ कभी कभी जो है हम लोगों को एम्फासाइज करना पड़ेगा, इस चीज़ के ऊपर जोर दे के बताना पड़ेगा, तब जाके ऑफिस में आपका एक जगह बनेगा। ऑफिस में खुद का एक जगह बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जगह से एक बात मुझको याद आ गया, और एक नया पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि जैसे आप नए ऑफिस में जाओगे, उसमें आफ्टर योर ज्वाइनिंग आपको अपना एक डेस्क अलॉट करवाना है, जगह अलॉट करवाना है, एक चेयर का जो है आपको रिक्विजिशन देना है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप एप्लीकेशन देके बता सकते हो। आपको एक सिस्टम चाहिए होगा, सिस्टम के लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। आपका जो सिस्टम डिवीजन है उसके साथ, कंसर्न डिवीजन के साथ आप कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आपको सिस्टम एक अपने नाम पे इशू करवाना है, क्योंकि बिना सिस्टम का अभी ऑफिस में कोई भी काम नहीं होता है। सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपका अपना कंप्यूटर, अपना टेबल होना एक नए स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो आप में और आपके जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो आपको हमेशा अपने रैंक का ख्याल रखना है, उसका इज्जत बरकरार रखना है, अपना रिस्पेक्ट, अपना वेट, वजन जो है उसको मेंटेन रखना है ऑफिस में, और उसके साथ साथ काम भी सीखना है। हमेशा काम सीखने का कोशिश कीजिए। काम सीखने से और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। नए ऑफिस में जैसे आप जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे सीनियर स्टाफ होंगे, उनके साथ बहुत प्यार से पेश आइए, बहुत अच्छे से पेश। ऐसा नहीं कि यंग स्टाफ के साथ बदतमीजी कीजिए, वैसा भी नहीं। ऑफिस में सभी के साथ कॉर्डियलिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक नए स्टाफ हो, आपको वहाँ पे सिर्फ सीखना है और कुछ नहीं करना है। आप पूरा खाली वहाँ गए हो, एक खुला आपका खाली पन्ना है, उसमें आपको भरना है। जो भी जितने भी नॉलेज आपको मिल रहा है, आप उसको नोट करते जाओ, आप समझते जाओ चीज़ों को, और आप कोशिश करो जितना जल्दी आप काम को पकड़ सको, जितना जल्दी आप एक टेबल पकड़ सको, जितना जल्दी आप अपने ऊपर जिम्मेदारी, अपने साथ ऑफिसर, अपना जो वर्क डिटेल्स है उसको लिखित में आप लो। क्योंकि जैसे आपका जॉब एलोकेशन होता है, वर्क एलोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क एलोकेशन के ऊपर आपका डिपेंड करता है हर साल का जो एसीआर होता है उसको लिखना। बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वो जो काम करते हैं, हर एक काम आपका वर्क एलोकेशन लेटर में जो ऑफिस से इशू होता है उसमें मेंशन होना चाहिए। नहीं तो आप अगर बाहर का काम भी, एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हो,
आप जैसे उसको एसीआर में दिखाओगे उसका कोई सस्टेनेबिलिटी या उसका कोई बैकग्राउंड नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपके पास लिखित में वो काम एलोकेटेड है नहीं। आपके पास जो एलोकेटेड वर्क है नहीं, उसको आप दिखा रहे हो कि मैं ये काम करता हूँ, तो इसमें काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो पहले तो आपके पास लिखित में होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन आपको देखना है, कौन सा डिवीजन आपको डील करना है, क्या क्या काम करना है। सरकारी दफ्तर में वर्बल इंस्ट्रक्शन, मुंह से बोली बात का वैल्यू बहुत कम होता है दोस्तों, ऑलमोस्ट नहीं होता है, NADI या नादिर होता है, मतलब होता ही नहीं है। तो जितना भी चीज़ें आपको लिखित में मिलेगा उसको अच्छे से रखो, उसको मोबाइल में फ़ोटो खींच के रखो और अपना एक सेपरेट पेपर बनाओ ऑफिस का, अपना एक सेपरेट फाइल बनाओ ऑफिस का। उस फाइल में वो सारा पेपर आप अच्छे से सजा के उसको प्रॉपर तरीके से रखो। आपका ज्वाइनिंग लेटर हो गया, ज्वाइनिंग ऑर्डर आपको मिलेगा, ज्वाइनिंग ऑर्डर रखना है, आपका वर्क एलोकेशन मिलेगा वो रखना है, आपका पोस्टिंग रखना है, कहाँ पे पोस्टिंग होता है, किसके साथ पोस्टिंग होता है, उसको अच्छे से रखना है। और बाकी जो भी डिटेल्स आप ऑफिस को फाइल में दे रहे हो वो शायद 1 साल या 2 साल रहता है, जितना देर आपका प्रोबेशन चलता है। उसके बाद वो आपको वापस ले लेना है, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो ले लेना है। लेकिन कुछ जो मेडिकल वगैरह जो होता है वो आपके सर्विस बुक के साथ अटैच रहता है, और सर्विस बुक भी आपको चेक करके देखना है कि उसमें सारा डिटेल्स जो है सही में लिखा हुआ है, या उसमें कुछ गलत तो कुछ नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब आपको चेक करना है। और इस नौकरी के दौरान आपका जितना भी अचीवमेंट्स है, जो भी सर्टिफिकेट्स है, जितना भी आपको जो कुछ भी मिलता है ऑफिस से, वो सबका एक प्रॉपर रिकॉर्ड आपके सर्विस बुक में होना चाहिए। ठीक है। और लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपका ज्वाइनिंग हो गया, आप नौकरी कंटिन्यू रख रहे हो, उसके साथ ही बैकग्राउंड में जनरली अटेस्टेशन का प्रोसेस चलता है, क्योंकि DOPT का एक रूल है या गाइडलाइन है कि ज्वाइनिंग पहले करवाया जाएगा, उसके बाद अटेस्टेशन और उसका जो प्रोसेस है गैजेटेड ऑफिसर्स वगैरह से वेरीफाई करवाना, आपका आइडेंटिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है, आपका जान पहचान का लोगों से साइन करवाना, वो आपको कितने साल पहचानते हैं, ये वो बहुत कुछ चीज़ होता है उसमें। वो आपका बैकग्राउंड प्रोसेस होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो भी आपका बैकग्राउंड में चलता रहेगा, लेकिन आपको नौकरी भी कंटिन्यू रहेगा और सैलरी भी आपको मिलती रहेगी। ये प्रोसेस होना चाहिए। ये जो आइडियल मैं ये बता रहा हूँ, ये आइडियल फ्रेमवर्क है, ऐसा होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आपने जैसे ज्वाइनिंग किया, आपका 2 साल जनरली प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल कहने को तो 2 साल है, लेकिन कभी कभी ये 2.5-3 साल तक भी खिंच जाता है। अगर आपका 2 साल जैसे कंप्लीट हो गया, आपको अथॉरिटी को चिट्ठी लिखना है, एप्लीकेशन देना है कि सर मेरा 2 साल कंप्लीट हो गया है मेरा रेगुलर सर्विस का, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे परमानेंट इस कैडर में परमानेंट किया जाए, इस ऑफिस में परमानेंट किया जाए, इस डिपार्टमेंट में मुझे परमानेंट किया जाए। उस चीज़ का आप अर्जी डाल सकते हो। लिखने को तो आप अर्जी किसी भी चीज़ का लिख सकते हो, और लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपको पता है कि नियम है, सिस्टम है, आपके पास लिखित में मेंशन किया हुआ है, अगर वैसा कुछ आपको फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, आप उसको रिटर्न में लिख के अथॉरिटी को अवगत कर सकते हो, इंटीमेट कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, और उनका अप्रूवल ले सकते हो। तो ये हो गया प्रोबेशन का बात। प्रोबेशन पीरियड में जो आपका 2 साल या उससे ज़्यादा जो भी टाइम जो खिंचता है, जो रहता है, उस दौरान आपको, उस दौरान नहीं, पूरा नौकरी के करियर में ही पूरा आपको ये चीज़ याद रखना है कि किसी से भी उलझना नहीं है। आप जो नए जॉब में ज्वाइन किए हो, वहाँ पे सबके साथ अच्छे से प्यार से पेश आना है। किसी को अपना पॉइंट बताना, मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ झगड़ा करो, उसके साथ उलझ जाओ। आप अपने पॉइंट के बारे में अच्छे से और बहुत क्लियर तरीके से उनको बता सकते हो, विनम्रता के साथ। ये होता है असर्टिवनेस। जब अपने जयशंकर साहब क्लियरली अमेरिका में जाके बताते हैं कि रूस से ऑयल परचेस करना मेरा ज़रूरत है, ये मेरा लग्जरी नहीं है, ये मेरा नेसेसिटी है, तो उस टाइम में ऐसा नहीं कि वो झगड़ा करते हैं, चिल्लाते हैं, थ्रेट देते हैं, ऐसा नहीं। वो बहुत अच्छे से क्लियरली अपनी बात को रखते हैं, अब और उसका जो है मूल्यांकन करवाते हैं अथॉरिटी से। आपको भी ऐसे ही क्लियरली अपना बात रखना है, आपके बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तभी जिसके पास आप ये बात रख रहे हो वो आपको विश्वास करेंगे, वो आपका बात मानने में मजबूर हो जाएंगे। तो पॉइंट ऑफ क्लियरिटी होना चाहिए, क्लियरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। जो भी चीज़ें से आपको दिक्कत हो रहा है, आप उसको अच्छे से बताओ। आप बोलो कि सर अगर आप ये कर देते सर, तो मेरा बहुत मेहरबानी होगा, मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी। ऐसा करके आप प्यार से अच्छे से बताइए, और अपना काम जो है आपका हो जाएगा, आप करवा लीजिए। ऐसे किसी से उलझना नहीं है, झगड़ा करना नहीं है।
प्रोबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। अगर कोई भी हरासमेंट, फीमेल हरासमेंट, वीमेन हरासमेंट रिलेटेड कोई भी चीज़ से आप फंस जाओ, कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, भगवान ना करे, मैं ये चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि मेरे आंखों के सामने मैंने देखा है, ज़िंदगी बर्बाद हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है जिसकी वजह से आपको पूरी ज़िंदगी पछताना पड़े, और जिसकी वजह से आपका जो है इतना मेहनत, इतना किया कराया सब में पानी फिर जाए। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आज आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, और मैंने जो पॉइंट्स रखा आशा करता हूँ आपके कुछ काम आएंगे, आपका नॉलेज बढ़ा, और जो 2020 के एस्पिरेंट्स ज्वाइनिंग के प्रोसेस में है, ज्वाइन कर लिए हैं या ज्वाइन करने वाले हैं बहुत जल्द, उनको हेल्प मिलेगा। जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस पॉइंट्स के बारे में पता चल गया, और मैं आशा करूँगा कि आप सब इस पॉइंट्स को याद में रखें, ध्यान में रखें, और उस हिसाब से अपने ज़िंदगी को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो चलिए गाइज, मिलता हूँ फिर से कोई नया वीडियो लेके, और आप सब अपना ध्यान रखिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, दूसरों का भी ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका फोकस, उसको केंद्रित कीजिए, और भरोसा मत हारिए, लगे रहिए, क्योंकि जिस दिन आपने भरोसा छोड़ दिया उस दिन जीने का मतलब भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए।